अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जिसका थंबनेल मैंने बनाया है कि गेस्ट पेपर स्प्रिंग 2025 और ये सब्जेक्ट है पाकिस्तान एंड नेबर्स। 9363 इसका कोड है। पाकिस्तान एंड नेबर्स जो सब्जेक्ट है ये बीएस पाकिस्तान स्टडीज़ के जो तालिब इल्म हैं इनके एक सेमेस्टर में एक लाजमी कोर्स की हैसियत से शामिल है। इसके जो अहम सवालात हैं आज हम उनका जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान एंड नेबर्स में कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरह का पेपर आ सकता है। एक बात आप याद रखिए कि इस वीडियो को जो देखेगा स्टूडेंट जो जो देखेंगे इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर इसको पूरा सुनेंगे तो जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये एक गेस होता है, हमारा एक अंदाज़ा होता है कि जी जो बंदा क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे और आप उनसे मिलते जुलते जवाब जो है वो लिख सकेंगे, लेकिन आपको एक रिवीजन हो जाती है ओवरऑल कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले सेमेस्टर के पेपर्स में आते रहे हैं। देखिए, आपको सब्जेक्ट के नाम से ही अंदाज़ा है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक से, अपने नेबरिंग कंट्री से रिलेशंस की, ताल्लुकात की और उनसे तिजारत की या उनसे जंग की या इस तरह की जो आप देखते हैं कि जिस तरह फॉरेन पॉलिसी में पढ़ते थे कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क से किस तरह ताल्लुकात कायम करता है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप उन ममालिक से ताल्लुकात की बात करते थे जिन जिन के साथ हमारे ताल्लुकात थे या ताल्लुकात नहीं थे, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में वाक़ हों। लेकिन अब यहाँ पे हम उन ममालिक की बात करेंगे जो पाकिस्तान के नेबर्स हैं, जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं। ये दो तरह के नेबर हो सकते हैं, एक वो जिनकी सरहदें पाकिस्तान के साथ मिलती हैं डायरेक्टली, और दूसरे वो जिनकी सरहदें पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली नहीं मिलती लेकिन वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के करीब वाक़ हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि सोवियत यूनियन जो है वो एक ज़माने में पाकिस्तान के बिल्कुल करीब था, लेकिन सोवियत यूनियन जब टूट गया तो उससे एक जो रियासत आज़ाद हुई ताजिकिस्तान, अब वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। उसकी डायरेक्टली सरहद पाकिस्तान के साथ नहीं आती, लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करें तो अफ़गानिस्तान की एक छोटा सा एक इलाका है वाखान जिसको कहते हैं, वो कोई 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसका, और वो आप अगर क्रॉस कर लें वाखान की उस पट्टी को या उस स्ट्रिप को तो आगे चलकर ताजिकिस्तान की जो सरहदें हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी हमारा नेबरिंग कंट्रीज में शुमार होगा। इसी तरह आप देखें कि हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया बिल्कुल हमारे करीब नहीं है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है और डायरेक्टली हमारी सरहदें वहाँ तक नहीं जाती, लेकिन किसी न किसी हद तक हम उसको पाकिस्तान का जो नेबर है वो कंट्री कह सकते हैं। जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं डायरेक्टली उसमें अफगानिस्तान, चाइना, भारत और ईरान ये शामिल हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की जो सरहद है वो ओमान के साथ भी मिलती है। ओमान के साथ किस तरह मिलती है कि गवादर जो था एक ज़माने में ओमान का पार्ट था और अयूब खान के ज़माने में वो हमने उनसे लिया, ख़रीदा एग्रीमेंट के तहत, तो समुद्री हदूद हमारी पाकिस्तान की ओमान के साथ भी मिलती है। ये शायद आप लोगों के लिए एक नई बात हो कि अरब कंट्री जो है वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली मिल रहा है गवादर के रास्ते, समुद्री हदूद के रास्ते। इसी तरह आप देखेंगे साउथ एशिया के कुछ ममालिक हैं, जैसे बांग्लादेश आप देख लें, नेपाल देख लें, श्रीलंका देख लें, भूटान देख लें, मालदीव को देख लें। ये वो ममालिक हैं जिनकी सरहदें पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती डायरेक्टली, लेकिन ये साउथ एशिया में होने की वजह से पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज में शुमार होते हैं। तो
यहाँ हम देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से आ सकता है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस किसी भी तरह से आप इनको मिस नहीं कर सकते। आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ माह पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग की सी सिचुएशन थी, बल्कि एक गैर एलानिया जंग थी जिसमें दोनों ममालिक ने जो है वो, इंडिया ने पहले पाकिस्तान पर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब देते हुए कार्रवाई की। तो दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किए और उसमें इंसानी आबादियाँ जो हैं वो भी बहुत सारी जो है वो, और जो बस्तियाँ थी वो भी तबाह हुई और माली नुकसान भी हुआ। तो इंडिया, पाकिस्तान एक ज़माने में इंडिया का पार्ट था, लेकिन 1947 में उससे अलहदा हुआ। इसी तरह जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का पार्ट था और 1971 में हमसे अलग हुआ। इससे पहले ही मशरकी पाकिस्तान कहलाता था। तो मेन चीज़ें इसको अंडरस्टैंड करने की ये हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो पेपर में आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप लोगों ने फॉरेन पॉलिसी का पेपर भी दिया है, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो उसी तरीके से ये भी पेपर होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात, ठीक है, या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का तनाज़ा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी शहरग है, इंडिया ये कहता है कि हमारा अटूट अंग है। तो हकीकत क्या है, इसको भी आप लोगों ने देखना है। फिर इंडिया की पाकिस्तान के साथ तिजारत और इसी तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगी खदशात होते हैं, इस हवाले से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस तरह जो आपका सिलेबस है उसमें ये जो मौजू है इसको कवर होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद पर भी आ सकता है। करंट सिचुएशन के एतबार से इसलिए अहम है कि हमने, पाकिस्तान ने अफगानियों को एक अरसे तक पनाह दी थी और उसके बाद जब अफगानियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू की तो हमने उनको हिंदुस्तान सॉरी अफगानियों को हमने वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया और बड़े पैमाने पर आबादी का इनखला हुआ। जो ख़ास तौर पर गैर कानूनी मुकीम थे उन तमाम अफगानियों को हमने यहाँ से वापस भेज दिया। तो ये जो सिचुएशन है हमारे अफगानिस्तान की, इस सूरत हाल में एक आजकल गर्मा गर्म बहस चल रही है सोशल मीडिया पर भी और आगे पीछे भी। तो इस तरह का क्वेश्चन अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का तारीखी पस मंज़र या या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा, वो सरहदी तनाज़ा क्या है, बॉर्डर लाइन जो हमारे यहाँ जिसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है, वो अफगानिस्तान वो कहता है कि जी जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके, कबाइली इलाके, उनकी मलकियत होनी चाहिए। और उसका दावा ये गलत है क्योंकि ये जो बाउंड्री लाइन थी ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने से, एक 1896 से ये नाफिजुल अमल थी और अंग्रेज़ों के जाने के बाद अफगानियों ने कहा कि जी पाकिस्तान की हुकूमत हमारे साथ नया एग्रीमेंट करे सरहदों का, तो ये उनका मुतालबा खैर गलत है। तो इस तरह का आ सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ सकता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान या इंडिया और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, या यूँ भी आ सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें हिंदुस्तान का किरदार क्या है। पहले आप देखते थे कि अमेरिका और सोवियत यूनियन का किरदार पूरी सियासत में, जो आपने फॉरेन पॉलिसी पढ़ी, यहाँ आप नेबर कंट्री का नेबर कंट्री के साथ। इसी तरह ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की वजाहत कीजिए, एक क्वेश्चन आ सकता है। या यूँ भी आ सकता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बिगाड़ने में इंडिया का क्या किरदार है। या यूँ भी आ सकता है कि चीन पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, पाक चीन ताल्लुकात की वजाहत कीजिए। या यूँ भी आ सकता है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अमेरिका का क्या किरदार है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की बात चली, अमेरिका ने उसको काणी अख से देखा। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की, तशवीश की निगाह से देखा। और इसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब भी ताल्लुकात बेहतर होने की कोशिश की,
इंडिया ने बीच में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाई और बलूचिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी करवा के ईरान के ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश की, और पाकिस्तान और ईरान के या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरमियान कभी कभी थोड़ी सी एक ताल्लुकात में सर्द महरी आ जाती है, उसकी वजह इंडिया भी है, उसकी एक सियासत और उसकी कार्रवाइयाँ। तो ये इस तरह जो चीज़ें हैं आपने इनको अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से आ सकता है, और आप जहनी तौर पर तैयार हैं कि अगर किस तरह का क्वेश्चन आया तो आपने किस तरह का आंसर देना है। जिस तरह आप देखते हैं कि बैट्समैन जो होता है वो बैट हाथ में लेके देख रहा होता है कि बॉल किधर से आएगी, और जिस तरफ से बॉल आ रही होती है उस हिसाब से वो 1 सेकंड के अंदर डिसाइड करता है कि उसने किस तरह से बैट को मारना है कि वो आउट ना हो जाए। तो यहाँ भी ऐसी है कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो थोड़े से टाइम के अंदर आप लोगों ने फिर वो डिसाइड करना है कि आपका जो एग्ज़ाम है इसका पेपर आपने किस तरह से करना है, कौन से क्वेश्चन। आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन छोड़ने की गुंजाइश भी होती है, तो बाकी 5 क्वेश्चन है आपने किस तरह करने हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के ऊपर अगर बात हो जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने बांग्लादेश बनने की मुखालफत की थी, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के जो लोग थे, उन्होंने बंगालियों को मना किया था कि पाकिस्तान को मत तोड़ो, बंगाल को अलहदा मत करो। तो उन लोगों को भी वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो परेशान किया गया। बल्कि कुछ अर्सा पहले, कुछ चंद साल पहले जमात इस्लामी के एक रहनुमा थे वहाँ पे जिनकी एज 100 साल से भी ज़्यादा थी, तो बांग्लादेश की हुकूमत ने उनको फांसी दे दी कि दी उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार क्यों किया था, या पाकिस्तान के साथ रहने का ऐलान क्यों किया था, या बांग्लादेश के क़याम की मुखालफत क्यों की थी। तो एक बुजुर्ग जमात इस्लामी का ज़ईफ़ आदमी मुसलमान, जिसने वैसे ही जो बिल्कुल इंतहाई बुजुर्ग थे, उसको फांसी देने का मतलब क्या था कि वो जो बांग्लादेश के लोग हैं या उनकी हुकूमत है वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान के नाम से नफ़रत का जो इजहार था जो उसको रिकॉर्ड कराना चाहती थी दुनिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अजीज़ तलबा आप समझा करें जब आप पढ़ते हैं पाकिस्तान और नेबर्स का ये क्वेश्चन। और इसके अलावा पाकिस्तान का किरदार एक सार्क ममालिक की जो तंजीम है SAARC, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके अंदर पाकिस्तान का किरदार क्या है, इंडिया का क्या किरदार है। तो ये पाकिस्तान कई मरतबा इसकी मेज़बानी कर चुका है। ये 7 ममालिक थे साउथ एशिया के जिनसे बुनियादी तौर पर तंजीम का आगाज़ हुआ, लेकिन 8वां अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया। हालांकि वो साउथ एशिया में शामिल नहीं था उस तरह से जिस तरह ये तंजीम थी, लेकिन बार उसको शामिल किया गया। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान की शमूलियत के बाद इनकी तादाद 8 हो गई। तो ये जो साउथ सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इनकी कॉन्फ्रेंस भी होती है, और पाकिस्तान कई मरतबा इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फ़राज़ भी अंजाम दे चुका है, ताकि इंडिया और पाकिस्तान, मेन इसमें इंडिया पाकिस्तान का किरदार है। अगर इन दो ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो जाएँ तो ये तंजीम जो है वो बहुत मुस्बित काम करती हुई नज़र आती है। अगर इन दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो जाएँ तो फिर बाकी जो ममालिक हैं वो छोटे छोटे ममालिक वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ ना बड़ा किरदार अदा नहीं करते। लेकिन बहरहाल हम देखें कि इंडिया और पाकिस्तान कितनी ही जंगें क्यों न लड़ें, कितने ही एक दूसरे से नफरत क्यों ना करें, हमारी हवाएं हमें आपस में मिला के रखती हैं। हमारे मौसम, हमारे लोगों का कल्चर, हमारे लोगों की आदतें, हमारी ज़ुबानें, हमारे रस्म व रवाज, हमारे दरिया, उनका पानी, ये सारा हमें आपस में जोड़ के रखता है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तो ये ख़ित्ता जो है वो बहुत बेहतर तरीके से डिवेलप हो सकता है। दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं वो गुर्बत के शिकार हैं, दोनों मुल्कों के अवाम एजुकेशन की कमी के शिकार हैं, दोनों मुल्कों में लोग भूख के मारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में बेरोज़गारी आम है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ऐसे बेशुमार मसाइल हैं कि जब एक जैसे मसाइल हों तो उन दोनों हुकूमतों को मिलकर सोचना चाहिए। लेकिन इंडिया में जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है उन्होंने बड़ी एक इंतहा पसंदी का मुजाहरा किया हुआ है, और बहरहाल पाकिस्तान की खामोशी को या पाकिस्तान की
नरमी को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा जाता है इंडिया की जानिब से। तो ये इस सूरत में फिर हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी है इसका भी बड़ा भरपूर किरदार है। आप देखते हैं कि जब गुज़श्ता चंद माह पहले इस तरह के हमले हुए तो पाकिस्तान की आर्मी ने भरपूर पहले वो सुकून से बैठे रहे कि देखें कि इंडिया क्या करता है, और फिर जब उनको जवाब दिया तो फिर बीच में आलमी ताकतें आ गई कि जी अब आप अमन हो जाएं और अच्छे बच्चों की तरह दोनों बच्चे बैठ जाएं। तो ये एक किरदार होता है कि अच्छा क्वेश्चन जो भी आ सकता है आपका कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में अमेरिका का क्या किरदार है, तो वो ये जाहिर है कि अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है इसको इंडिया को, और जब इंडिया को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है तो पाकिस्तान के साथ इस तरह की बदतहजीबी करता है, और जब कभी कोई जंग का मौका होता है और फिर जब देखते हैं कि इंडिया को नुकसान हो रहा है तो अमेरिका के बीच में उसको बचाव करा देता है। तो ये इसी तरह से ईरान के साथ अगर ताल्लुकात हो तो थोड़ा सा आप उसमें लिख सकते हैं जो मौजूदा सिचुएशन है कि इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने उसकी भरपूर सफारती सतह पर, अखलाकी सतह पर सपोर्ट की, शायद माली तौर पर भी कोई सपोर्ट की होगी। तो ईरान के अंदर जब हमले हुए तो पाक जब देखिए महफूज ईरान जो है वो महफूज पाकिस्तान की ज़मानत है, महफूज अफ़गानिस्तान जो है वो महफूज पाकिस्तान की ज़मानत है। आप देखते हैं कि 1970s में जब अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत की फ़ौज आई तो अमेरिका ने पाकिस्तान को डराया कि भाई देखें सोवियत जो है अफ़गानिस्तान पर अगर हमला कर लेगा, कब्ज़ा कर लेगा तो उसका अगला हदफ पाकिस्तान हो सकता है, और पाकिस्तान को ख़तरा था तो पाकिस्तान ने सोवियत को तोड़ने के लिए अमेरिका का साथ दिया। इसी तरह आप देखें कि जिस तरह इसराइल ने ईरान पर हमले किए तो पाकिस्तान के लिए ख़तरा था, अगर ईरान पर कब्ज़ा कर ले इसराइल तो उसका अगला टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता था। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो खारजा पॉलिसी बनाने वाले होते हैं उनकी नज़रें जो हैं वो बड़ी वसी नज़र होती हैं, और वो मुख्तलिफ एंगल से देख रहे होते हैं कि किस मुल्क की जीत से, किस मुल्क की हार से, किस मुल्क पे क्या असर पड़ेगा। तो ये आप देख लें कि इनके लिए एक दफ़ा फिर मुख्तसर से बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आ सकते हैं, इनकी तारीख वो सारी आपने फॉरेन पॉलिसी में पढ़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तल्लुकात आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के बाहमी ताल्लुकात भी आ सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात भी आ सकते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी आ सकते हैं, पाकिस्तान और ईरान या बांग्लादेश के ताल्लुकात, और इलाकाई जो तंजीमें हैं ताउन की उनमें पाकिस्तान का जो किरदार है। इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको आप ज़रा दोबारा से देख लीजिएगा, मेरी डिटेल वीडियोज़ भी मौजूद हैं फॉरेन पॉलिसी की, उनको भी आप सुन लीजिएगा। और यहाँ पे जो एक मुख्तसर सी आपके लिए वीडियो में रिकॉर्ड करना चाह रहा था, ये यहाँ पे इख्तिताम पजीर करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला आपको तमाम इम्तिहानों में, तमाम पर्चों में कामयाब करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।